everyone. So we are doing Hindu Marriage Act 1955 and next topic is grounds of voidable marriage. What are those grounds on which a marriage can be avoided or annulled? Already I have started that topic in the last session. Those who have not watched part 1 of this topic, on the top you see the link, go and watch it out. There I explain this section 12 in detail. Voidable marriage आपको section 12 में मिलती है हिंदू मैरिज एक्ट के, जहां पर मैंने बहुत डिटेल में बताया कि वॉइडेबल मैरिज क्या होती है. एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड टू ग्राउंड्स. फर्स्ट वॉज इम्पोर्टेंसी एंड नेक्स्ट वॉज अनसाउंडनेस. इन दो बेसिस पर one of the spouse in the marriage can take a decision to get separate from the other spouse, or they can go for annulment of their marriage. So these are the two grounds. Next grounds we are continuing in this session. Listen it carefully. Those who want to contact with us or get to touch with us, this is our official mail address and this is our contact number. Try to reach us. We will respond to your queries or doubts. So द थर्ड ग्राउंड जिसके बेसिस पर आप अपनी शादी से अलग हो सकते हो या आप अपनी शादी को तोड़ सकते हो, यू कैन नॉट, यू आर नॉट बाउंड टू रिमेन इन दैट इफ दिस ग्राउंड इज देयर. सो दैट इज कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फोर्स और फ्रॉड. ओके, कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फोर्स और फ्रॉड का मीन्स क्या है कि अगर वन ऑफ द पार्टीज की कंसेंट फोर्सफुली ली गई है या फ्रॉड से ली गई है, दे आर नॉट वेल अवेयर कि किसकी बात यहाँ पर हो रही है, शादी की बात हो रही है या फिर स्पाउस से रिलेटेड आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी हुई है. अंडर दिस सेक्शन 12 क्लॉज 1 क्लॉज सी के तहत यू कैन टेक अ डिसीजन ऑफ एन्यूलमेंट ऑफ योर मैरिज. So what this ground says, listen it carefully, that marriage is voidable. I'm sorry. Marriage is voidable on this ground. किस ground पे? That the consent of petitioner or of guardian has been obtained by force or fraud. Guardian means if your parents' decision means whosoever is the guardian of the party, या फिर जो भी पार्टी है, स्पाउस है, उन दोनों का डिसीजन, उन दोनों के जो कंसेंट है शादी में, वो फोर्स या फ्रॉड से ली गई है, तो यू कैन गो फॉर दिस वॉइडेबल मैरिज. अब यहाँ पर एक चीज देखने को मिलती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अर्लियर दिस चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1978 जो पास हुआ था, विच हैज बीन नाउ रिपील्ड, और अब इसको बना दिया गया है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006. दिस इज द सेम थिंग. पहले ये एक्ट था, इसको रिप्लेस कर अब ये आया है विद सर्टेन अमेंडमेंट्स, और इसमें फिक्स की गई है मैरिजेबल एज. बॉय की और यू कैन से ग्रूम की एज होनी चाहिए 21 ईयर्स एंड ब्राइड या गर्ल की एज होनी चाहिए 18 ईयर्स. Therefore, अब यहाँ पर कंसेंट का कोई क्वेश्चन नहीं उठता. इफ दे हैव क्रॉस्ड दिस एज बार, दे कैन मैरी टू ईच अदर विदाउट टेकिंग द कंसेंट ऑफ अदर थर्ड पार्टीज. दैट इज फिक्स्ड. दिस इज नॉट रेलिवेंट कि कंसेंट यहाँ पर कैसे है. बट एज दिस सेक्शन अप्लाइज टू मैरिज सोलमनाइज बिफोर, ये एक्ट पास होने से भी पहले, क्योंकि देखिए जो हम कर रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट, दिस इज 1955, तो ये तो बहुत लेट आए हैं ये एक्ट्स. ये उन शादियों पर भी एप्लीकेबल है जो इनसे पहले हो चुकी है. सो दिस सेक्शन को पढ़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट एक्चुअली इट सेज, that it was necessary to refer to a case of consent of guardian also. guardian की भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अर्लियर जो डिसीजन होता था गर्ल या बॉय के केस में, गार्जियन ले लेते थे एंड दे ट्रस्ट द डिसीजन ऑफ देयर पेरेंट्स. सपोज इफ अ पेरेंट्स वांट सर्चिंग फॉर अ ग्रूम ऑफ देयर गर्ल, a boy for their girl, so if they have chosen that, और उनके ही कंसेंट पर गर्ल की कंसेंट डिपेंड करती है, तो अगर गार्जियन के ही कंसेंट को फोर्सफुली लिया गया होगा, सो हाउ अ गर्ल विल डू दैट. सो दैट इज वाई यहाँ पर गार्जियन को भी इंक्लूड किया गया, पिटिशनर को भी. सो इफ द कंसेंट ऑफ पिटिशनर या गार्जियन किसी भी मैरिज में, अगर उनकी कंसेंट फोर्स या फ्रॉड के तरीके से ली गई है एज टू द नेचर ऑफ सेरेमनी से रिलेटेड, या फिर कोई ऐसा मटेरियल फैक्ट जिससे वो शादी तोड़ भी सकते थे, राइट, कोई ऐसा मटेरियल फैक्ट जो वेरी मच क्रूशियल फॉर देयर डिसीजन इन द मैरिज, उससे रिलेटेड आपने कोई भी फ्रॉड या फोर्सफुली एलिमेंट शो किया है,
देन दैट मैरिज इज वॉइडेबल, उस मैरिज को वॉइड किया जा सकता है, उस मैरिज को एन्यूल किया जा सकता है। फोर्स यहाँ पर क्या मीन करती है? फोर्स मीन्स नॉट ओनली द एक्चुअल यूज ऑफ फोर्स बट थ्रेट टू यूज द फोर्स, मीन्स आप फोर्सफुली किसी को डरा धमकाकर उनसे डिसीजन ले रहे हो। फ्रॉड का मीनिंग मीन्स इट्स लाइक इट्स नॉट एवरी मिसरिप्रेजेंटेशन, सिर्फ ये इससे रिलेटेड है, इट शुड रिलेट टू द नेचर ऑफ सेरेमनी और मेटीरियल फैक्ट। एक्चुअली में जो रेलिवेंट फैक्ट होना चाहिए, अगर आप उससे रिलेटेड कुछ फ्रॉड कर रहे हो तो जरूरी है, हर माइनर से माइनर चीज में आप फ्रॉड नहीं दिखा सकते हो। So this is important here. Fraud should be in related to the matter of material fact, and force कैसी भी हो सकती है, mental force भी हो सकती है, threat to use the force. Right? So I hope this ground is clear to you. Next ground is, this is also very important, is ground पर भी जो boy है, actually में it applies to the groom only. तो जो स्पाउस होता है, बॉय मेल स्पाउस, दे कैन टेक देयर डिसीजन ऑफ एन्यूलमेंट ऑफ मैरिज व्हेन इफ द प्रेगनेंसी ऑफ द वाइफ एट द टाइम ऑफ मैरिज, मीन्स शादी के दौरान अगर उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो यहाँ पर ये वन ऑफ द सॉलिड ग्राउंड्स बनता है दैट बॉय कैन ब्रेक दिस मैरिज, ही कैन नॉट, ही इज नॉट बाउंड टू रिमेन इन द रिलेशन, वो इस रिलेशन से हट भी सकता है, लेकिन उनको कुछ प्रूव करना होगा कोर्ट में। और क्या प्रूव करना होगा? लेट्स हैव अ लुक टू दिस ग्राउंड इन डिटेल। In a petition for annulment of marriage on this ground, petitioner has to prove beyond reasonable doubt that respondent was pregnant. एक तो आपको ये प्रूव करना होगा बॉय को कि जो वुमेन है या गर्ल है वो प्रेग्नेंट थी शादी के टाइम पे by someone else. Someone else means the other man, कोई दूसरा आदमी होना चाहिए, he is not the father of the child at the time of marriage. एंड नेक्स्ट, वाइफ्स एडमिशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये तो होना ही चाहिए कि वाइफ को प्रेगनेंसी का पता है और वाइफ ने इस चीज़ को एडमिट कर लिया है कि वो प्रेग्नेंट है, प्लस ये भी फैक्ट बॉय को प्रूव करना होगा कि ही हैड नो एक्सेस टू हर बिफोर मैरिज, शादी से पहले उसका कोई एक्सेस नहीं था गर्ल के साथ टू have a sexual intercourse, he has no access to meet the girl. So ये दो अगर आपने ग्राउंड्स कोर्ट में साबित कर दिए कि मैरिज गर्ल ने भी एक्सेप्ट कर लिया वो प्रेग्नेंट है एंड सेकंड बॉय ने भी एक्सेप्ट कर लिया he has no access to her before the marriage, these are sufficient grounds to establish pre-marriage pregnancy. इससे कोर्ट मान लेगी कि ये जो प्रेगनेंसी थी ये प्री मैरिज थी, और मेडिकल एविडेंस भी कई बार बहुत सॉलिड प्रूफ हो जाता है अगर कोई डॉक्टर यहाँ पर अपना एविडेंस दे दे कि येस वुमेन वॉज प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ द मैरिज। All right, so we can have a look at this case, बलदेव राज वर्सेस उर्मिला कुमारी। इसमें क्या था? द टेस्टिमनी ऑफ द डॉक्टर जो थी, जो डॉक्टर के द्वारा टेस्टिमनी दी गई, वो एक क्लियर ग्राउंड बनता था दैट द रिस्पोंडेंट वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट थी लॉन्ग बिफोर द डेट ऑफ मैरिज एंड दिस टेस्टिमनी वाज एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट, और उस बेसिस पर उस शादी को एन्यूल कर दिया गया था बिटवीन दीज टू रिस्पोंडेंट्स। Alright, so I hope the grounds are clearly understood to you. Two already we have discussed in the last one and two here in this session. Now let's have a look to this differentiation between void and voidable marriage. अब हमने void भी डिस्कस कर ली है और voidable भी डिस्कस कर ली। अब आप कहोगे कि मैम void क्या होती है? So again, I'm not repeating here. Those who have not watched section 11 या दिस सेशन, लिंक इज गिवन ऑन द टॉप, गो एंड वॉच दिस सेशन, जिसमें मैंने क्लियरली बताया है वॉइड मैरिज क्या होती है और किन ग्राउंड्स पर आप मैरिज को वॉइड करार कर सकते हो, एंड वॉइडेबल मैरिज ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इन लास्ट सेशन। सो अब इनके बीच में एक डिफरेंस देख लेते हैं ताकि नाउ यू कैन रिमेंबर द पॉइंट्स ऑन योर टिप्स और आपको एक क्लियर यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन मिल जाए कि एक मैरिज ये वॉइडेबल है या वॉइड है। सो वॉइड के लिए क्या होता है? वॉइड मैरिज इज वॉइड एब इनिशियो, मतलब वो स्टार्टिंग से ही नल होती है, नलिटी, वो कोई मैरिज होती ही नहीं है। वॉइड के मैं कुछ ग्राउंड्स आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे कि मैरिज इन द सपेंडर रिलेशनशिप, है ना, आप सपेंड जो रिलेशनशिप्स होती हैं उन्हीं में शादी कर लेते हो, या फिर डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स जो हैं उनमें आप शादी कर रहे हो, लाइक मोनोगेमी को आप अवॉइड कर रहे हो, यू ऑलरेडी हैव अ लिविंग स्पाउस एट दैट टाइम एंड यू आर स्टिल गोइंग फॉर अ सेकेंड मैरिज। सो ये तीन ग्राउंड हमने डिस्कस किए थे
सेक्शन 5 के, इफ यू रिमेंबर सेक्शन 5 में मैंने आपके साथ ये ग्राउंड्स डिस्कस किए थे. स्टिल दोज हु हैव नॉट वॉच्ड, अगेन इसका लिंक भी आपको टॉप पर दिख रहा है, सेक्शन 5 में जाइए. और इन ग्राउंड्स के बेसिस पर वो शादी क्या होती है, एक वॉइड होती है, नल होती है, उस शादी का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है इन द आइज ऑफ द लॉ. परफेक्ट. लेकिन एक वॉइडेबल मैरिज, जब तक आप उसको तोड़ नहीं देते, खुद से उसको तोड़ने का डिसीजन नहीं ले रही हैं पार्टीज, मीन्स हस्बैंड और वाइफ, दैट वॉइडेबल मैरिज इज स्टिल वैलिड. वो वैलिड रहती है फॉर ऑल पर्पज अनलेस यू आर एन्यूलिंग इट. अगर आप उसको तोड़ते नहीं हो, इट इज वैलिड. बट वॉइड मैरिज में उसको तोड़ने का तो क्वेश्चन ही नहीं होता, क्योंकि वो जुड़ा ही नहीं कभी, वो शादी कभी थी ही नहीं. कमिंग टू द नेक्स्ट डिफरेंशिएशन, इट इज नो मैरिज. वॉइड मैरिज जो होती है ये कोई मैरिज नहीं होती. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इसमें एक डिक्री पास हो, कोर्ट एक अपना डिसीजन पास करे और ये कहे कि एक मैरिज वॉइड थी. नो, यू डोंट नीड टू गो टू द कोर्ट, यू डोंट नीड अ डिसीजन ऑफ एनी जज, you don't need a judgment regarding your marriage. It is completely a no marriage. Whereas in a voidable marriage के केस में it is still valid until a decree. जब तक एक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता है, आपने एक डिसीजन नहीं लिया है through a court, it is still a valid marriage because you are not taking a step of breaking that marriage. Next differentiation, the parties to the void marriage may perform another marriage. Yes, suppose कीजिए कि आपने शादी कर ली है सेपेंड रिलेशनशिप में किसी पर्सन से, वो अगर हम देखें तो इन द आइज ऑफ मैरिज नो मैरिज, और उस मैरिज को तोड़े बिना आपने पार्टीज ने दूसरी शादी भी कर ली. तो यहाँ पर ये नहीं कहा जाएगा कि इन्होंने दूसरी शादी कर ली, ऑलरेडी इनके बीच में थी. नहीं, जो वो शादी थी वो तो थी ही नहीं. दैट वॉज नो मैरिज एट ऑल. सो दैट the second marriage that they have done is actually their first marriage. So the parties to the void marriage जो है, they can go and perform the another marriage and will not be guilty of bigamy. उनको bigamy का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा. लेकिन अगर हम voidable के केस में देखें, आपकी जो फर्स्ट मैरिज अभी भी चल रही है, चाहे वो ग्राउंड्स कैसे भी हों, लेकिन अगर आपने उस मैरिज को अभी तक ब्रेक नहीं किया है, एन्यूल नहीं किया है, that marriage is a valid one and you cannot perform the second marriage. For that, firstly you have to take the decision of getting apart in the first marriage, to get separate to each other, to break the first marriage and then go for the next one. Otherwise आपको आपके ऊपर बाइगेमस का चार्ज लगेगा ही लगेगा. Alright students, so this is all about section 12 and the grounds of voidable marriage, and with this we also discussed the differentiation. तो अब आपको void और voidable का difference अच्छे से clear हो गया है. In next session I'll come with another important topic. Till then, keep listening, keep watching, keep sharing and have a nice day. Thank you.